रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट इन ए लॉ में रेस्पोंडेंट किसको कहा जाता है? So respondent in a law is the party against whom a petition, appeal or legal proceeding is filed, essentially acting as the defendant in such actions. They are responsible for responding to, opposing or answering the claims made by the petitioner or appellant. Respondents are commonly found in divorce, equity and appellate cases. तो रेस्पोंडेंट हम उस शख्स को बोलते हैं जो हमारी अपीलों का जवाब देता है। यानी जो अपीलेंट होता है, जो दो पार्टियां, आपको पता है कि कोर्ट के अंदर दो पार्टियां होती है, एक होता है अपीलेंट और दूसरा होता है, एक होता है प्लांटिफ और दूसरा होता है डेफिडेंट। प्लांटिफ यानी जो केस करता है, डेफिडेंट जिसके खिलाफ केस किया जाता है। तो ये दो पार्टियां होती है जिनको लीगल टर्म हम बोलते हैं, केस करने वाला और किसके खिलाफ केस किया जाता है। तो डेफिडेंट की तरफ से, यानी अपने आप को डिफेंस जो करता है, जिसके ऊपर हम इल्जाम लगाते हैं कि यू आर ए क्रिमिनल, तो उनकी तरफ से जो जवाब देता है वो रेस्पोंडेंट होता है। अपीलेंट के पास, अपीलेंट कौन होता है? लॉ की टर्म में एक टर्म हमारे पास आती है जो अक्सर हम पढ़ते रहते हैं, लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, अपीलेंट। तो अपीलेंट कौन होता है? एन अपीलेंट इज द पार्टी इधर प्लांटिफ और डिफेंडेंट, चाहे प्लांटिफ हो चाहे डेफिडेंट हो, यानी जिसने प्लांटिफ जिसने केस किया, डेफिडेंट जिसके खिलाफ केस हुआ। इन दोनों में से ये दोनों अपीलेंट हो सकते हैं। इन दोनों को हम अपीलेंट कैटेगरी में ला सकते हैं, क्योंकि जो बंदा केस जीतता है वो भी अपील करता है और जो बंदा केस हारता है वो भी, क्योंकि ये केस दोनों के फेवर में हो सकता है। इसलिए हु इनिशिएट्स एन अपील टू द हायर कोर्ट, जो भी प्लांटिफ में से या डेफिडेंट में से हायर कोर्ट में अपील करेगा और चाहेगा कि जो ऑर्डर आया है लोअर कोर्ट की तरफ से उसमें कोई एरर है, उसमें कोई खामी है, तो उस लिए वो अपील करता है हायर कोर्ट में, तो उसको नाम दिया जाता है अपीलेंट का। और ये जो अपीलेंट होता है, दे बियर द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट द इनिशियल रूलिंग वाज इनकरेक्ट। इस अपीलेंट को हायर कोर्ट में ये साबित करना होता है कि जो फैसला आया है लोअर कोर्ट की तरफ से, जो रूलिंग आई है लोअर कोर्ट की तरफ से, वो इनकरेक्ट है, यानी उसको ये प्रूव करना है। अपील ये तब इसकी अपील को एक्सेप्ट किया जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? ए पर्सन और एंटिटी हु अपील इज अ डिसीजन टिपिकली ए फिलिंग ए नोटिस ऑफ अपील। जो भी कोई पर्सन कोर्ट के अंदर अपील करेगा उसको अपीलेंट कहा जाता है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? यूज्ड इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ये सिविल केसेस में भी और क्रिमिनल केसेस में भी होता है। अब इन सम जुरिसडिक्शन दिस पार्टी में बी रेफर्ड टू एज पेटिशनर। कुछ जगहों पे, कुछ केसेस में इसको पेटिशनर का नाम भी दिया जाता है, यानी अपीलेंट और पेटिशनर दोनों को कॉमन नाम दिया गया है। अब यहां पे डेफिनेशन आप समझिए, अपीलेंट वर्सेस अपीली। अपीलेंट कौन होता है, अपीली कौन होता है? हालांकि इनकी स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन ज्यादा टर्म में डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन मीनिंग में काफी डिफरेंस है। क्योंकि अपीलेंट चैलेंजेस द डिसीजन, याद रखो, अपीलेंट चैलेंजेस द डिसीजन। अपीलेंट वो होता है जो डिसीजन को चैलेंज करता है, कोर्ट के डिसीजन को, जो जज का फैसला होता है ये उसको चैलेंज करता है, ये उसको नहीं मानता है। द अपीली और रेस्पोंडेंट डिफेंड्स द लोअर कोर्ट डिसीजन। लेकिन अपीली कौन होता है? जो लोअर कोर्ट के डिसीजन को डिफेंड करता है, जो जिसका कहने का मतलब ये होता है कि जो डिसीजन आया है वो सही है, यानी ये अपोजिट है। अपीलेंट वो है जो जज के फैसले को, कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करता है और दूसरे कोर्ट में जाता है, लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट, हायर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अपीली कौन होता है? जो लोअर कोर्ट के डिसीजन को सही मानता है और उसको डिफेंड करता है। इसी तरह इसमें एक टर्म है ट्रायल कोर्ट, अपीलाइट कोर्ट। ट्रायल कोर्ट क्या होता है और अपीलाइट कोर्ट क्या होता है? अपीलाइट मूव्स द केस फ्रॉम ए लोअर कोर्ट, लोअर ट्रायल कोर्ट टू हायर अपीलेट कोर्ट। जैसे आपको हमने पढ़ाया था, जो जुरिसडिक्शन है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, वो अपीलाइट जुरिसडिक्शन होता है, यानी हम अपील कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया
और हम उस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसको अपीलाइट कोर्ट कहा जाता है क्योंकि वो हमारी अपील सुनता है। ट्रायल कोर्ट होता है जहां पर ट्रायल चलती है, जहां पर केस चलता है। तो दैट मीन्स अपीलेंट मूव्स द केस फ्रॉम ए लोअर ट्रायल कोर्ट टू हायर अपीलाइट कोर्ट। जो अपीलेंट होता है वो ट्रायल कोर्ट से केस को शिफ्ट करता है और इसको अपीलेट कोर्ट में ले जाता है। मिसाल के तौर पे अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो उसको हम कहेंगे ट्रायल कोर्ट, और अगर वहां से डिसीजन आया तो फिर अपीलेंट वो बंदा होता है जो कहता है मैं ट्रायल कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं, मैं अपीलाइट कोर्ट में जाऊंगा, वो जाता है हाई कोर्ट में। तो ये होता है केस को मूव करना फ्रॉम लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट। ये क्लियर हुआ समझ? यस सर। यस सर। जैसे इसकी एग्जांपल यहां पे दी है, इफ प्लांटिफ ए sues डिफिडेंट बी एंड विन्स। अगर प्लांटिफ ए बंदा है, एक बंदा है, उसने बी को केस किया लेकिन sues डिफिडेंट बी एंड विन्स, तो उसने केस जीता। यानी प्लांटिफ जो था जिसने केस किया था डेफिडेंट के खिलाफ, तो इसने वो केस जीता, ए ने जीता। बट डेफिडेंट बी बिलीव्स दैट जज मेड ए मिस्टेक। लेकिन जो बी है, डेफिडेंट जो है, वो मानता है कि जज ने गलती की है, वो इस फैसले से मुतमईन नहीं है। डेफिडेंट बी बिकम्स द अपीलेंट इन द हायर कोर्ट। फिर ये डेफिडेंट बी जाता है हायर कोर्ट में और इसको बोलते हैं अपीलेंट। यानी जिसने पहले केस हारा वही अपीलेंट बन जाता है क्योंकि वो जज के फैसले से सेटिस्फाई नहीं होता है। क्लियर? अच्छा, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, लीगल टर्म जो है वो है बार। लेकिन ये वो बार नहीं है जो फिल्मों में आप देखते हैं जहां पे लोग जाते हैं वो पीने के लिए, कुछ नहीं। ये है लॉ। इन लॉ द बार रेफर्स कलेक्टिवली टू ऑल क्वालिफाइड अटॉर्नीज लाइसेंस टू प्रैक्टिस डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द बेंच जजेस। यानी जो एडवोकेट्स होते हैं, जो बार काउंसिल का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, जिनको लाइसेंस मिल जाती है प्रैक्टिस करने के लिए, वो बार कहलाते हैं, उनको बार कहा जाता है। जिस तरह बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई, या जिस तरह बार काउंसिल ऑफ जे&के, तो बार काउंसिल यानी ये लॉयर्स का एक ग्रुप होता है जो लाइसेंस होते हैं, जिनके पास जो प्रैक्टिस करते हैं। और ये बार डिफरेंट होता है फ्रॉम बेंच। बेंच मीन जजेस। यानी जजेस और एडवोकेट्स के बीच में ये डिफरेंस है कि जजेस किस कैटेगरी में आते हैं, उनको बेंच कहा जाता है, और जो लॉयर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, उनको बार कहा जाता है। तो ये एक लीगल प्रोफेशन है। इट रिप्रेजेंट्स द लीगल प्रोफेशन कॉलिंग टू बार, डिनोटिंग अथोराइज्ड टू आर्ग्यू केसेस। इट आल्सो सिग्निफाइज a physical and legal barrier that prevents a lawsuit or action। यानी ये एक लीगल प्रोफेशन है जो जिनको अथोराइज किया जाता है केस लड़ने के लिए। तो बार काउंसिल या बार एसोसिएशन यानी एडवोकेट्स का एक ग्रुप, एडवोकेट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन जो जिनको ये अथॉरिटी होती है कि वो कोर्ट के अंदर केस लड़ते हैं। अब बार वर्सेस बेंच। बार का मतलब क्या होता है? बार रेफर्स टू अटॉर्नी यानी काउंसिल, जो बार काउंसिल जिसको हम बोलते हैं। वाइल बेंच रेफर्स टू जजेस एंड जुडिशियल ऑफिसर्स। जैसे हम जो जजेस होते हैं उनको बेंच का नाम दिया जाता है और जो एडवोकेट्स होते हैं उनको बार बोला जाता है। अब यहां पे टर्म आती है डिसबारमेंट। तो डिसबारमेंट क्या होता है? द एक्ट ऑफ रिमूविंग अ लॉयर फ्रॉम द बार, प्रोहिबिटिंग देम फ्रॉम प्रैक्टिसिंग लॉ। यानी डिसबारमेंट का मतलब होता है किसी एडवोकेट को बार से रिमूव कर देना और उसको प्रोहिबिट कर देना कि वो कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता। यानी इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस इन अ कोर्ट यू हैव टू बिकम द मेंबर ऑफ बार। क्योंकि जब आपके पास लाइसेंस होती है, आप बार के मेंबर बनते हो, तब जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, केस में अपीयर हो सकते हो। क्लियर? एक और लीगल टर्म जो हम यूज, हाँ अच्छा, एक और लीगल टर्म जो हम यूज करते हैं वो है फेलोनी। फेलोनी इज अ सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस। फेलोनी उस क्राइम को कहा जाता है, उस सीरियस क्राइम को बोला जाता है विच इज पुनिशेबल मोर देन 1 ईयर, जिसकी पुनिशमेंट 1 साल से ज्यादा होती है, या इन सम केसेस डेथ पेनल्टी, या 1 साल से ज्यादा सजा होती है,
या डेथ पेनल्टी होती है, यानी कैपिटल पुनिशमेंट, मौत की सजा, तो उसको फेलोनी कहा जाता है। उन क्राइम्स को फेलोनी कहा जाता है। दीज हाई लेवल क्राइम्स सच एज लाइक मर्डर, रेप, रॉबरी, aggravated assault are typically served in the state or federal prisons. Conviction results in permanent criminal record known as felon. तो इन ये जो होते हैं, चाहे मर्डर हो, रेप हो, रॉबरी हो या एग्रीवेटेड असॉल्ट हो, किसी के ऊपर अटैक करना, तो ये सारी चीजें फेलोनी में मानी जाती है, क्योंकि इनकी सजा 1 साल से ज्यादा होती है या इन सम केसेस डेथ पेनल्टी भी होता है। अच्छा, एक और कैटेगरी क्राइम की है जिसको हम बोलते हैं बर्गलरी। बर्गलरी क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेकिंग एंड एंटरिंग इन द लॉफुल एंट्री इनटू अ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर। किसी बिल्डिंग के अंदर, किसी स्ट्रक्चर के अंदर, किसी जो है मकान के अंदर, हाउस के अंदर एंटर हो जाना, इस इंटेंशन के साथ कि आपको वहां पे क्राइम करना है, आपको वहां पे चोरी करनी है या आपको वहां पे कोई और क्राइम करना है, तो इसको बर्गलरी कहा जाता है। अब रॉबरी और इसमें क्या फर्क है? रॉबरी में क्या होता है? रॉबरी विच इन्वॉल्व डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन और फोर्स अगेंस्ट अ पर्सन। रॉबरी में आप क्या करते हैं? किसी इंसान के ऊपर अटैक किया जाता है, हमला करते हैं और उसकी प्रॉपर्टी उससे छीन लेते हैं, पैसा छीन, उसको बोलते हैं रॉबरी। लेकिन बुल्गारी में क्या होता है? ये अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है, जहां कोई नहीं होता। आप किसी सुनसान जगह पे, किसी का मकान खाली पड़ा है, कोई बंदा उसके अंदर एंट्री कर लेता है और फिर वहां पर जो है नुकसान पहुंचाता है, वहां चोरी करता है, उसको बुल्गारी बोलते हैं। तो कोई होम हो, ऑफिस हो या शेड हो, आप उसके अंदर घुस जाते हैं और जरूरी नहीं कि आप वहां पे लॉक या विंडो को तोड़े, वहां एंटर होना ही बर्गलरी में आता है। और इसकी जो लीगल कंडीशन है वो ये है कि आप वहां पे, जिस आपका जो इंटेंशन होता है वहां जाने का, तो वो होता है कि आप वहां पे क्राइम करना चाहते हो, कोई भी क्राइम, तो इसलिए वो एक सजा मानी जाती है। अब इसकी जो कैटेगरीज है बुल्गारी की, लाइक ब्रेकिंग इनटू होम और टू स्टील इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी घर को तोड़ना तो फिर वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें ले जाना, या एंटरिंग ए बिजनेस आफ्टर क्लोजिंग और टू स्टील मनी, किसी बिजनेस कंपनी के अंदर घुस जाना, ऑफिस में घुस जाना, ऑफिस आवर के बाद 4 बजे 5 बजे के बाद, और वहां से पैसा चुराना। स्मैशिंग ए कार विंडो टू स्टील वैल्यूएबल्स, गाड़ी के शीशे तोड़ के वहां से कुछ चीजें लेना। एंटरिंग एन ओपन गैराज टू स्टील टूल्स, या किसी गैराज में घुसकर वहां से चीजें लेना, ये बुर्गलरी में अब माना जाता है। अच्छा, इसी के साथ एक और दूसरी कैटेगरी है जिसको बोलते हैं ट्रेसपास। ट्रेसपास क्या होता है? ट्रेसपास इज द अनलॉफुल इंटेंशनल एंट्री इनटू अनदर पर्सनस प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन और राइट, constituting a both a civil wrong tort और sometimes a criminal offense। यानी आपका इंटेंशन नहीं होता है चोरी करने का या कोई क्राइम करने का, लेकिन आप किसी की प्रॉपर्टी में उसकी इजाजत के बगैर, उसकी परमिशन के बगैर घुस जाते हो, तो दैट इज कॉल्ड ए ट्रेसपॉस। ये एक सिविल रॉन्ग भी हो सकता है या कभी कभी एक क्रिमिनल ऑफेंस भी बन सकता है। समझ रहा आपको? यानी आप किसी की जमीन के अंदर, किसी की प्रॉपर्टी के अंदर उसकी इजाजत के बगैर चले गए, लेकिन आपका इंटेंशन कोई चोरी करना, कोई क्राइम करना नहीं था, लेकिन तब भी ये एक ऑफेंस माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इंक्लूड्स एंटरिंग लैंड रिमेनिंग आफ्टर परमिशन इज रिवोक्ड और इंटरफेयरिंग विद पोजेशंस। रेमेडीज इंक्लूड डैमेज और इंजेक्शंस। यानी अगर आप किसी जमीन के अंदर घुस जाते हैं और आपको परमिशन नहीं मिलता, आप परमिशन नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी आप घुस जाते हैं और आपको लगता है कि जाए आए, आप समझते हैं कि ये मेरा, मैं तो आऊंगा, मुझे कोई गलत काम नहीं कर, लेकिन मैं देखना चाहता हूं, लेकिन आप किसी की प्रॉपर्टी में विदाउट परमिशन नहीं जा सकते। इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे ट्रेसपॉस टू लैंड, अनलॉफुल एंट्री इन अनदर रियल प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी के अंदर जो है अनलीगली, अनलॉफुली अंदर जाना। इट कैन बी ऑन द सरफेस, सब सरफेस और एयर स्पेस, चाहे आप चाहे वो ज़मीन हो, चाहे आप जो है मतलब कोई भी, किसी भी तरह से आप उसकी एरिया में चले जाए, तो वो सारा माना जाता है कि आपने ट्रेसपास किया है।
या ट्रेसपास टू इंटरफियर विद अनदर पर्सनल प्रॉपर्टी, जो आपकी किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है तो उसके अंदर घुस जाना। एंटरिंग और रिमेनिंग इन प्रॉपर्टी विद द इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, या आप किसी की प्रॉपर्टी में जाते हैं और वहां पे रहते हैं और आप जो है आपका इंटेंशन होता है टू कमिट एन ऑफेंस, कि कोई गड़बड़ आप करना चाहते हैं, आप इंसल्ट करना चाहते हैं, आप उस प्रॉपर्टी के मालिक को परेशान करना चाहते हैं, तो इस तरह किसी भी तरह से आप किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाते हैं तो ये ट्रेसपास माना जाता है, ऑफेंस होता है। लीगल एलिमेंट क्या है? Liability for trespass often exists even if the intruder mistakenly believe they have a right to be here, as the intent requires only to enter, not to break the law. यानी लीगल प्रोसीजर क्या है कि अगर आप किसी की प्रॉपर्टी के अंदर घुस जाते हो और आपको ये बिलीव होता है कि ये मेरा हक है, मैं जा सकता हूं, मुझे कौन रोकेगा, जबकि आपका इंटेंशन नहीं होता है कानून को तोड़ना, लेकिन फिर भी ये ऑफेंस माना जाता है। और इसमें डैमेज की अगर हम बात करें, एक्चुअल डैमेज टू द प्रॉपर्टी इज नॉट स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड फॉर ए क्लेम। जरूरी नहीं है कि आपने वहां पे जाकर कोई नुकसान किया हो, कोई जो जिस बंदे की ये प्रॉपर्टी है वो आपके ऊपर केस कर सकता है, हालांकि आपने वहां जाकर कोई नुकसान नहीं किया है। नॉमिनल डैमेजेस कैन बी अवॉर्डेड फॉर द वायलेशन ऑफ राइट ऑफ पोजीशन। अगर छोटी सी कोई डैमेज आपने वहां पे की है तो वो भी वायलेशन ऑफ पोजीशन माना जाता है। मिसाल के तौर पर आप किसी के सेब के बाग में गए और आपने वहां से एक सेब उठाया, कौन सा, ये कोई बड़ा तूफान नहीं है, लेकिन इस बात पर भी वो बाग का मालिक क्लेम करेगा और आपको आपके खिलाफ केस कर सकता है। ये इसको बोलते हैं ट्रेसपास, समझे? यस सर। यस सर। हमारे लिए तो ये बड़ा कोई क्राइम ही नहीं, हम तो ऐसे ही गुस्से पड़ते हैं, घर के अंदर भी जाते हैं या किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट टर्म जो अक्सर हम यूज करते हैं, बहुत ही पॉपुलर टर्म है, वो है जुडिशियल मर्डर। जुडिशियल मर्डर कोई बताएगा इसका मतलब, पढ़े बगैर बताना। कोर्ट के अंदर कत्ल करना, जुडिशरी के अंदर मर्डर करना, वही नहीं। सर रॉन्गफुल कैपिटल पनिशमेंट कह सकते हैं? हाँ जी, रॉन्गफुल कैपिटल पनिशमेंट, किसी बंदे को, किसी इनोसेंट को सूली पे चढ़ाना, किसी इनोसेंट को डेथ सेंटेंस या कैपिटल पनिशमेंट देना, उसको जुडिशियल मर्डर का नाम दिया जाता है। क्योंकि जुडिशरी जो है ना, ये लोगों का फेथ होता है, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया, कि जो एक बंदा होता है जिसका कोई राइट वायलेट हो जाता है तो फिर वो उससे कहता है कि भाई कोर्ट में मिलेंगे, कोर्ट में आपको देखूंगा, क्योंकि उसको पता होता है कि कोर्ट जो है, हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो, ये इंसाफ की बात करेगा। लेकिन अगर इसी जुडिशरी की तरफ से इनजस्टिस हो जाए, किसी इनोसेंट को रॉन्गफुली एग्जीक्यूट किया जाए, उसको सूली पे चढ़ाया जाए या उसको सजा दी जाए, तो इसको बोलते हैं जुडिशियल मर्डर, जिसको अमिताभ बच्चन ने अंधा कानून का नाम दिया है, कि उसने किसी का मर्डर नहीं किया था लेकिन उसको 15-16 साल तक जेल में डाल रखा गया। तो जुडिशियल मर्डर एक इंपॉर्टेंट टर्म है। इसमें होता है, इट रेफर्स टू द इंटेंशनल, प्रीमेडिकेटेड and unjust execution of a person through the use of capital punishment, even though the act is carried out under the use of legal process. Intentional, इन्हें एक होता है कि गलती हो गई, क्योंकि जज भी इंसान ही है, उसके सामने जो प्रूफ आया, जो आई विटनेस आया, जो डॉक्यूमेंट आए, उस बेस पर उसने किसी को डेथ सेंटेंस दिया। अब वो इनोसेंट है या नहीं, अब उसमें वो क्या करेगा, क्योंकि कानून तो सबूत मांगता है। लेकिन ये नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये होता है इंटेंशनल। जब हमारे जजेस का इंटेंशन ये हो कि वो किसी बंदे को फांसी पे चढ़ाना चाहते हैं जानबूझकर, और जो उनके पास एविडेंसेस वगैरह होते हैं वो इन एविडेंसेस को इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, उन एविडेंसेस को वो जो है सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, तो इसलिए उस चीज को कहा जाता है जुडिशियल मर्डर। The execution of Raja Nanda Kumar in 1775 in Calcutta is frequently cited as the first judicial murder in British India, viewed as conspiracy by Warren Hastings. कहते हैं वॉरेन हेस्टिंग की एक कॉन्स्पायरेसी थी जिसमें 1775 में
राजा नंदा कुमार को जो है एग्जीक्यूट किया गया, डेथ सेंटेंस दिया गया, जो पहला फर्स्ट जुडिशियल मर्डर इंडिया के अंदर माना जाता है। यानी ये जो राजा नंदा कुमार थे, इनको वॉरेन हेस्टिंग की जो कॉन्स्पायरेसी थी, उनकी जो साजिश थी, उसके बेट चढ़ गया और जजेस ने इसको जो है एग्जीक्यूट कर दिया। इसी तरह जो नाजी पीपुल्स कोर्ट था, जो जर्मनी के अंदर नाजीज का कोर्ट होता था, वहां पर भी वो जुडिशियल मर्डर करते थे। यानी वो उनका उस जुडिशरी का काम ही था अपने अपोनेंट को, जो भी कोई उनके अपोजिशन में था, उसको पकड़ के सूली पे चढ़ाना। बट इंडियन कंटेक्स्ट में अगर इंडिया के अंदर हम देखेंगे, जो हमारा सेक्शन 77 और 78 है आईपीसी का, जिसमें बोला गया है a verdict that results in the unlawful or unjust killing of an innocent person, कि कोई ऐसा फैसला जो अनलॉफुल हो, अनजस्ट हो, जिसमें किसी इनोसेंट की किलिंग होती है, इग्नोरिंग एविडेंस और ड्यू प्रोसेस इज लायबल एट जुडिशियल मर्डर, कि जब आप इग्नोर कर देते हैं सारे एविडेंसेस को और उसके बाद जो है आप इस प्रोसेस के दौरान इन सारे एविडेंस को इग्नोर करके एक इनोसेंट को आप डेथ सेंटेंस देते हो, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल मर्डर। तो ये अक्सर नहीं होता है, ये खास तौर से ऐसे केसेस में होता है जहां पर पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। गवर्नमेंट चाहती है कि इस बंदे को जो है सूली पे चढ़ाया जाए, इसलिए उसको पूरा मौका नहीं दिया जाता अपने आप को जो है इनोसेंट साबित करने का। अब इसकी मिसालें तो हम देने आप खुद समझे होंगे कि गवर्नमेंट किन लोगों को सूली पे चढ़ाती है, किस बंदे को चढ़ाया गया है और क्यों चढ़ाया गया, उनको पूरा मौका नहीं दिया गया, उसकी हम यहां बात नहीं करें, वो आप खुद समझ पाएंगे, क्योंकि ये जुडिशियल मर्डर माना जाता है। लेकिन दूसरा टर्म होता है इसी के साथ जुड़ा हुआ, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग यानी अगर जुडिशियल मर्डर होता है जजेस के थ्रू, जिसमें एक प्रोसेस चलता है और जज इन एविडेंसेस को नहीं मानते और उसके बावजूद वो किसी बंदे को सूली पे चढ़ा देते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग क्या होता है? किलिंग बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज विदाउट एनी लीगल प्रोसेस, कि गवर्नमेंट अथॉरिटी जिसमें पुलिस आती है, आर्मी आती है, वो किसी बंदे को मार देती है लेकिन कोई लीगल प्रोसेस नहीं होता। यानी पुलिस का काम क्या है? चोर को पकड़ना, क्रिमिनल को पकड़ना, या किसी भी जो बंदा है जिसने मर्डर भी किया हो उसको पकड़ के कोर्ट के हवाले कर देना, और कोर्ट का काम है फैसला देना कि इसको डेथ सेंटेंस देना है या लाइफ इंप्रिजमेंट। लेकिन कभी क्या होता है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज कोर्ट तक इंतजार नहीं करती, वो उसके बाहर ही मसला निपटाती है और बंदे को सजा देती है। लाइक इन कस्टडी और फेक एनकाउंटर्स, जो फेक एनकाउंटर किए जाते हैं, जो कस्टडी में लोगों को मारा जाता है, उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, यानी किलिंग बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज विदाउट एनी लीगल प्रोसेस। ठीक है।